Good morning children, welcome to Isaac School YouTube channel. This video is for class 5th students. We will take up first chapter of EVS. The chapter name is Tracing Family History. हम लोग पहला चैप्टर ट्रेसिंग फैमिली हिस्ट्री EVS का क्लास 5 का पढ़ेंगे. फैमिली हिस्ट्री चैप्टर में बेसिकली बात हम लोग सबसे पहले करेंगे फैमिली ट्री क्या होता है. देन वी विल टॉक अबाउट what is migration, then we will talk about what is displacement, then we will try to find some impacts of migration, and finally we will see what are the changes that are happening in the family structure. ट्रेसिंग फैमिली हिस्ट्री में सबसे पहले हम लोग फैमिली ट्री क्या होता है उसको पढ़ेंगे, फिर जानेंगे माइग्रेशन क्या होता है, फिर डिस्प्लेसमेंट के बारे में जानेंगे, उसके बाद जानेंगे माइग्रेशन का क्या क्या प्रभाव पड़ता है हमारे जीवन पे और हमारे समाज पे और हमारे परिवार पे, और अंत में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से फैमिली स्ट्रक्चर वर्तमान समय में जो चेंजेस हो रहे हैं उसकी वजह से फैमिली स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है. ये एक सैंपल फैमिली ट्री है. फैमिली ट्री बेसिकली होता है वो मैप या चार्ट जिसमें हम लोग अपने फैमिली मेंबर्स को जनरेशन वाइज दिखाते हैं. फॉर एग्जांपल एक सैंपल फैमिली ट्री दिखाया जा रहा है. इस फैमिली ट्री का स्टार्ट करते हैं दादाजी से, जो कि जिनका नाम नरेश है, उनकी वाइफ दादी जी जिनका नाम जया है. ये दोनों दिल्ली में रहते हैं और इनके दो बेटे हैं. एक का नाम है रितेश, एक का नाम है गौतम. ये फैमिली ट्री रितेश के बेटे ने बनाया है, इसीलिए उसने रितेश को पापा की तरह से रेफर किया है और गौतम को चाचा की तरफ से रेफर किया है. रितेश अपने फैमिली के साथ, अपने पापा मम्मी के साथ कोलकाता में रहता है, जबकि उसके चाचा गौतम मुंबई में रहते हैं. और रितेश की मम्मी का नाम है रेखा. इसके अलावा उनकी एक बुआ जी भी हैं जिनका नाम शिल्पा है, जो कि चंडीगढ़ में अपने हस्बैंड के साथ रहती हैं. यहाँ पे एक चीज़ देखने लायक ये है कि उनकी जो बुआ जी हैं शिल्पा, उनके हस्बैंड या उनके बच्चों का डिटेल्स यहाँ पे नहीं डाला गया है. वो इसलिए कि बुआ जी की फैमिली उनके हस्बैंड की फैमिली या उनके ससुराल साइड से होगा और वो उस फैमिली ट्री का हिस्सा होंगे. तो और इसी प्रकार से नरेश और जया के दो बच्चे गौतम और रितेश को दिखाया गया है, जो कि लाइन से कनेक्टेड है. लेकिन रितेश और गौतम की जो वाइफ है उन दोनों को उनके पापा के साथ कनेक्ट किया गया हॉरिजॉन्टल लाइन से. वर्टिकल लाइन से वो नरेश या जया जी के साथ वर्टिकल लाइन से वो कनेक्टेड नहीं है. वो इसलिए कि वो उस फैमिली मेंबर का हिस्सा रितेश के थ्रू है. रेखा रितेश के थ्रू उस फैमिली से जुड़ी हुई है और गीता गौतम के थ्रू उस फैमिली से जुड़ी हुई है. और रितेश और रेखा के दो बच्चे हैं, एक का नाम राहुल है और एक जिसने कि ये फैमिली ट्री बनाया है, और एक उसकी बहन है जिसका नाम है तनु. उसी प्रकार उसके दो कज़न हैं, यानी कि उसके चाचा गौतम और चाची गीता के दो बच्चे, एक का नाम है विशाल और एक का नाम है लीना. दोनों उनके कज़न हुए, राहुल और तनु के कज़न हुए. तो ये एक फैमिली ट्री है. ये फैमिली ट्री राहुल ने अपने परिवार का बनाया है. इसको पैटर्नल फैमिली ट्री बोलेंगे क्योंकि ये उसने अपने पापा की फैमिली को इसमें रिप्रेजेंट किया है. जब वो मैटरनल फैमिली ट्री अगर बनाता है अपना, तो फिर वो अपनी मम्मी को इंक्लूड करेगा और उसके पापा उस फैमिली ट्री से, यानी उसके मैटरनल फैमिली ट्री में उसके पापा हॉरिजॉन्टल लाइन से, उनके मम्मी रेखा से कनेक्टेड होंगे और रेखा वर्टिकल लाइन से अपने माँ बाप से, यानी कि राहुल के नाना नानी से कनेक्टेड होंगे. तो एक फैमिली ट्री है. आप लोग सब अपना अपना फैमिली ट्री इस तरह से बना सकते हैं, कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है. अब हम लोग देखते हैं कि माइग्रेशन क्या होता है. एक्चुअली ये पूरा कंसेप्ट माइग्रेशन का, अचानक से ये फैमिली ट्री पढ़ते पढ़ते माइग्रेशन का कंसेप्ट कैसे आया. बेसिकली यहाँ पे ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि जो भी फैमिली के स्ट्रक्चर में जो चेंजेस होते हैं उसके कई वजह होते हैं. उसमें से सबसे फोरमोस्ट वजह यह है कि कुछ लोग क्या है जो अपनी फैमिली के साथ रहते रहते कहीं और शिफ्ट हो जाते हैं. कई चीज़ों की वजह से, कई ज़रूरत की वजह से, कई नीड्स की वजह से शिफ्ट हो जाते हैं. तो लोगों का यही शिफ्ट होना एक जगह से दूसरे जगह, इसको माइग्रेशन बोला जाता है. और ये जो शिफ्ट होना है ये एक टेम्पोररी शिफ्ट नहीं है,
फॉर एग्जाम्पल मैं कहीं 1 महीने के लिए कुछ एक पर्टिकुलर कोर्स करने गया या कॉन्फ्रेंस अटेंड करने गया तो उसको माइग्रेशन नहीं बोलेंगे। मैं जब वहाँ पे परमानेंटली सेटल होने के लिए कहीं जा रहा हूँ 1-2 साल 3 साल 4 साल 5 साल के लिए 10 साल के लिए हमेशा के लिए, तो उसको माइग्रेशन बोला जाए। कहीं घूमने गया या कहीं एक आध 6-7 महीने का कोई कोर्स करने के लिए कॉन्फ्रेंस करने के लिए गया तो वो माइग्रेशन नहीं कहलाता। तो बेसिकली अगर इसको डिफाइन करेंगे तो इट्स मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर टू सेटल फॉर बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज, फॉर बेटर और हायर एजुकेशन, फॉर बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और फॉर एनी अदर रीजन। यानी माइग्रेशन कहते हैं लोगों का एक जगह से दूसरे जगह जाना सेटल होने के लिए किसी भी वजह से, जिसमें से सबसे फॉरमोस्ट वजह है कि लोग जनरली काम की तलाश में, या तो वो जहाँ पर रह रहे हैं वहाँ पर बिल्कुल ही कोई काम नहीं है तो काम की तलाश में निकलते हैं, या उनके लायक काम नहीं है तब काम की तलाश में निकलते हैं, या फिर उस काम के उतने अच्छे पैसे नहीं मिल रहे हैं इसलिए निकलते हैं, या फिर बेटर और कोई बढ़िया काम की तलाश में निकलते हैं। दूसरा वजह होती है कि या तो हायर एजुकेशन के लिए निकले, या फिर कभी कभी हायर एजुकेशन की फैसिलिटीज रहती हैं लेकिन बेटर क्वालिटी एजुकेशन के लिए लोग बाहर निकलते हैं। फॉर एग्जाम्पल लोहरदगा में भी आप ग्रेजुएशन कर सकते हैं BS कॉलेज से, लेकिन कुछ लोग चाहते हैं कि वो दिल्ली जाके या बॉम्बे जाके और बड़े कॉलेज में पढ़ें, तो वो बेटर एजुकेशन के लिए निकल रहे हैं। हालांकि लोहरदगा में ग्रेजुएशन लेवल की पढ़ाई उपलब्ध है। उस प्रकार से कुछ लोग बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कि कहीं से बड़े शहर में जाएंगे, बड़ी कमाई होगी, ज़्यादा कमाई होगी, अच्छे फैसिलिटीज़ होंगे तो उनका जीवन का जो स्टैंडर्ड है वो इम्प्रूव होगा, उसके लिए भी निकलते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि इनकम सफिशिएंट हो लेकिन फैसिलिटीज़ उस तरह से नहीं है। फॉर एग्जाम्पल लोहरदगा में अगर कोई बहुत किसी के पास बहुत पैसे भी हो गए और 24 आवर पावर सप्लाई वो लोहरदगा में नहीं मिलेगा। अगर किसी को ऐसा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग चाहिए जहाँ पर उसको 24 आवर पावर सप्लाई चाहिए तो फिर उसको बॉम्बे की तरफ रुख करना होगा। तो ये एक बात हुई। इसके अलावा भी कई और वजहों से लोग माइग्रेशन कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह, और ये 3 बेसिकली सबसे इम्पोर्टेंट रीजन है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं माइग्रेंट किसको बोलते हैं। तो जो भी लोग एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट कर जाता है उनको माइग्रेंट बोला जाता है। सो माइग्रेंट्स आर पीपल हु माइग्रेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर फॉर better job opportunities or for higher education or for better standard of living or for any other reason. Now we look at what is displacement. अब हम देखेंगे कि displacement क्या होता है। बेसिकली डिस्प्लेसमेंट और माइग्रेशन एक जैसा ही कंसेप्ट है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट फोर्स्ड होता है जबकि माइग्रेशन एक चॉइस होता है। फॉर एग्जाम्पल जब आपके पास ऐसी स्थिति हो जाए कि आपके पास माइग्रेट होने का कोई चारा ही नहीं हो तो वो एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट होगा। तो डिस्प्लेसमेंट इज काइंड ऑफ ए फोर्स्ड माइग्रेशन, जब आपको मजबूर होना पड़ता है किसी भी वजहों से अपनी जगह को छोड़ के दूसरी जगह जाने के लिए, तो उसको डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। सो डिस्प्लेसमेंट इज फोर्स्ड माइग्रेशन ड्यू टू वन नेचुरल कैलामिटीज। यानी फोर्स्ड माइग्रेशन किस वजह से हो सकता है कि आपके शहर में बाढ़ आ गया, या अर्थक्वेक आ गया, या सूखा पड़ गया, या फिर कोई साइक्लोन आ गया, सुनामी आ गया, तो आपको किसी सेफ जगह पे शिफ्ट होना पड़ रहा है अपनी जान बचाने के लिए, अपने रिश्तेदारों और जान पहचान वालों की जान बचाने के लिए, अपनी लाइफ को बचाने के लिए। तो एक फोर्स्ड है, नेचुरल कैलामिटी की वजह से जो लोग अपना जगह छोड़ के दूसरी जगह जाते हैं वो शौक से नहीं जाते, उनको वो ऐसा करना पड़ता है। ठीक है, दूसरा कभी कभी मैन मेड कैलामिटीज भी होती है। कैलामिटी का मतलब है मुसीबत, कोई आपदा। तो वो आपदा नेचुरल आपदा भी हो सकती है, प्राकृतिक आपदा, जैसे कि बाढ़ हो गया, अर्थक्वेक यानी कि जलजला हो गया, सूखा हो गया, किसी तरह का आंधी तूफान हो गया। ठीक है, मैन मेड भी हो सकते हैं कुछ आपदाएं, कुछ आफत जो हैं वो इंसान की अपनी हरकतों की वजह से भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल वॉर, कि किसी जगह पे वॉर छिड़ गया, तो वॉर छिड़ने की वजह से अब वो जगह सेफ नहीं रहा, लोगों को अपना जान बचाने के लिए दूसरा जगह जाना पड़ता है, तो वो एक मैन मेड कैलामिटी है वॉर, यानी कि युद्ध। इस तरह का अभी बहुत सारा केसेस चल रहा है। सीरिया से बहुत सारे लोग यूरोप की तरफ गए हैं क्योंकि सीरिया में लगातार युद्ध चल रहा है। इस तरह से बहुत सारे केसेस। और कभी कभी कुछ पॉलिटिकल डिसीजंस ऐसे होते हैं जो इस तरह से लोगों के जीवन को प्रभावित करते हैं कि काफ़ी सारे लोगों को एक साथ जगह छोड़ के दूसरी जगह शिफ्ट होना पड़ता है। उदाहरण के तौर पे जब भारत आज़ाद हुआ था तो जो इंडिया का पार्टीशन हुआ 2 नेशन के रूप में, इंडिया और पाकिस्तान में, उस समय कई सारे लोगों को बहुत सारे लोग इंडिया छोड़ के पाकिस्तान में गए और पाकिस्तान छोड़ के इंडिया में आए।
तो ये एक नेचुरल आपदा नहीं थी, ये मैन मेड कैलामिटी थी, ऐसी स्थिति हो गई थी कि ये करना पड़ा। तो इन सब वजह से भी जो माइग्रेशन होता है उनको आप डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, क्योंकि ये फोर्स्ड, ये शौक से नहीं है, ये कॉन्शियस डिसीजन नहीं है। आप चाहें तो भी वहाँ रहना आपके लिए मुमकिन नहीं होता है। कभी कभी कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क वगैरह के लिए भी लोग डिस्प्लेस होते हैं। उदाहरण के तौर पे जब सड़क का चौड़ीकरण होता है या सड़क बनते रहता है या हाईवे बनता है, फ्लाईओवर बनते के समय, डैम्स बनते के समय, उन समय क्या है कि वो पूरा का पूरा एरिया खाली करना पड़ता है। तो उस समय सरकार क्या करती है, लोगों को उचित मुआवजा दे के और कहीं दूसरी जगह बसा देती है। तो ये भी डिस्प्लेसमेंट है। तो रोड और फैक्ट्री फ्लाईओवर वगैरह में तो लगातार काम चलता ही रहता है। डैम्स की वजह से क्या होता है कि सिर्फ डैम के एरिया नहीं, उसके आसपास के कई दूर दूर तक के एरिया को भी खाली कराना पड़ता है, क्योंकि उससे फ्लडिंग का या फिर पानी में डूबने का खदशा बना रहता है। तो इन सब वजह से डिस्प्लेसमेंट होता है। कोई और भी वजह हो सकता है। उसके अलावा अब हम लोग बात करते हैं कि रिफ्यूजी क्या होता है। तो रिफ्यूजी ऐसे लोगों को कहते हैं जो अपना देश छोड़ के किसी दूसरे देश में जिनको जाके पनाह लेना पड़ा, किसी भी वजह से, किसी भी परेशानी की वजह से। जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले सीरिया का एग्जाम्पल दिया था। तो ऐसे लोगों को रिफ्यूजी बोला जाता है। सो रिफ्यूजी आर पीपल हु सीक शेल्टर, यानी रिफ्यूजी वो लोग हैं जो दूसरी जगह में शेल्टर सीक करते हैं, यानी रहने की जगह ढूंढते हैं ड्यू टू वेरियस रीजन। ठीक है, वॉर हो सकता है एक रीज़न, ताकि मार पिटाई हिंसा से बचे, इसीलिए दूसरी जगह जाना पड़ता है। कभी कभी सोशल पॉलिटिकल सोशल हैरेसमेंट इतना हो जाता है कि लोगों को छोड़ के जाना पड़ता है। सपोज करिए कि कुछ ऐसा सिचुएशन हो गया जहाँ पे आपको उस एक जगह में अपने रिलीजियस एफिलिएशंस या पॉलिटिकल एफिलिएशंस या सोशल एफिलिएशंस की वजह से रहना मुश्किल हो गया, तो फिर आपको दूसरी जगह जाना पड़ता है। तो ये सब कारण हो सकता है रिफ्यूजी होने का। इम्पैक्ट ऑफ माइग्रेशन, माइग्रेशन के क्या क्या प्रभाव है, माइग्रेशन लोगों पे किस तरह का असर डालता है। सबसे पहले ये तो फैमिली लाइफ को अफेक्ट करता है। बार बार एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होना, पूरा जीवन का स्टाइल ही बदल जाता है। फैमिली लाइफ अफेक्टेड होता है, बच्चों की पढ़ाई अफेक्टेड होती है। फिर नई जगह में आके एडजस्ट करना, विशेषकर बच्चों को, वो एक बहुत बड़ा मुश्किल हो जाता है उन लोगों के लिए। और उनको हो सकता है दूसरा स्कूल भी बदलना पड़े, तो उनके फ्रेंड्स छूट जाते हैं। तो इस तरह से काफ़ी एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स होती है। इसके अलावा क्या है कि किसी फैमिली के अगर युवा लोग या बच्चे या जवान लोग जॉब की तलाश में या नौकरी की तलाश में या एजुकेशन, बेटर एजुकेशन के लिए बाहर निकल जाते हैं, दूसरी जगहों पे चले जाते हैं, तो उनके साथ बूढ़े नहीं जा पाते। कई बार तो वो जा सकते हैं लेकिन जाना नहीं चाहते, और कई बार ऐसा इंतजाम ही नहीं होता कि उनको साथ लेके जाएं। तो बूढ़े घर पर रह जाते हैं अकेले, जबकि जवान निकल आते हैं। तो फिर उस फैमिली को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। कई बार ऐसे भी केसेस होते हैं कि मर्द निकल गए और उस घर में सिर्फ औरतें बच गई हैं। तो इस तरह की परेशानियां होती हैं। उसके अलावा जो माइग्रेट करता है उसको भी एडजस्टमेंट इश्यूज होता है। नई जगह में नया बोलचाल, नया खान पान, नया रहने का सलीका, नया रहने का तरीका, कल्चरल इफेक्ट, क्लाइमेट, ये सब चीज़ें, मौसम, ये सब से एडजस्ट करना मुश्किल हो पाता है। लैंग्वेज इश्यूज हैं, कल्चरल इश्यूज हैं, खान पान का ये है, क्लाइमेट है, इन सब वजह से। तो ऐसा नहीं कि माइग्रेशन का सिर्फ बैड इफेक्ट्स ही हैं, कुछ पॉजिटिव्स भी हैं। सबसे बड़ा पॉजिटिव तो ये है कि माइग्रेशन की वजह से जॉब और एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा होती हैं। ऐसे लोग जिनको अपने घर में अच्छा एजुकेशन या अच्छा जॉब नहीं मिल रहा, वो बाहर जाके बेहतर एजुकेशन प्राप्त करते हैं या फिर अच्छा जॉब प्राप्त करके अच्छी कमाई करते हैं। और बाज़ दफ़ा जब उनको अच्छी नौकरी मिल जाती है, अच्छा उनकी इनकम हो जाता है, तो फिर वो कुछ पैसे अपने घर भेजना शुरू करते हैं। तो उनसे उनके घर वालों के लिए भी आसानी होती है। उस पूरे गांव में भी थोड़ा सा पैसा बढ़ता है, तो उस गांव की भी तरक्की हो सकती है। तो ये तो एक पॉजिटिव रहा। दूसरा उसका पॉजिटिव ये रहता है कि कल्चरल इंटीग्रेशन और कोऑपरेशन, यानी लोगों को एक दूसरे को समझने में मदद मिलता है। सपोज कीजिए कि बहुत सारे झारखंड के लोग जाके पंजाब में जाके बस गए, तो पंजाबी लोग और झारखंडी लोग ज़्यादा क्लोज हुए, एक दूसरे को समझा, इनकी अच्छी बातों को उसने लिया, उनकी अच्छी बातों को उसने लिया। तो एक कल्चरल इंटीग्रेशन होता है, एक मिलान होता है, मिलाप होता है। इसमें दो कल्चर मिलके एक और कुछ तीसरा यूनिक कल्चर भी बना सकते हैं। लोगों के बीच में भाईचारा और सहयोग का भावना भी बढ़ता है। तो ये सब पॉजिटिव्स हैं उनके।
अब हम लोग आएंगे चेंजिंग फैमिली स्ट्रक्चर। क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं फैमिली स्ट्रक्चर में इन सारे चेंजेस की वजह से, माइग्रेशन की वजह से, डिस्प्लेसमेंट की वजह से, और नए युग में जो कुछ नए ट्रेंड्स आए उनकी वजह से। सबसे पहले तो पुराने ज़माने में जॉइंट फैमिली ज़्यादा प्रिवेलेंट था, ज़्यादा कॉमन था। अब बदलते वक्त के साथ जॉइंट फैमिलीज़ जो हैं चेंज हो रही हैं, न्यूक्लियर फैमिलीज़ ज़्यादा बढ़ रही हैं, जॉइंट फैमिलीज़ एक दिन प्रतिदिन लुप्त होता चला जा रहा है। जॉइंट फैमिली में कई तरह की बंदिशों में रहना पड़ता था, जिनके कि कुछ पॉजिटिव्स भी थे, कुछ नेगेटिव्स भी थे। लेकिन अभी जैसे जैसे वक्त बदल रहा है, लोग जॉइंट फैमिली छोड़ के न्यूक्लियर फैमिलीज में ज़्यादा तब्दील हो रहे हैं। दूसरी क्या है कि पहले ज़माने में वीमेन मेनली कन्फाइंड रहती थी घरों में ही। चूल्हा चौकी, बर्तन बासन, साफ सफाई, झाड़ू पोछा, यही उनका काम समझा जाता था। बच्चों की देखभाल, वो बाहर जाके कमाना या फिर कुछ कैरियर के बारे में नहीं सोच सकती थी। अब वो थॉट प्रोसेस चेंज हो रहा है। और इसके अलावा पहले ज़माने में खास करके जॉइंट फैमिली में या गांव घर में बच्चों को, लड़कियों को बहुत हायर एजुकेशन नहीं दिलाया जाता था। ठीक है, वो लोग एक खास एज तक पढ़ने के बाद बोल दिया जाता था कि आखिर तो शादी करके चूल्हा चौकी करना है, तो इतना पढ़ लिख के क्या करोगी। तो वो भी ट्रेंड आजकल चेंज हो रहा है। लोग बढ़ चढ़ के हायर एजुकेशन अपने बेटियों को भी दिला रहे हैं। और ये भी देखा जा रहा है कि और साल दर साल देखा जाता है कि 10th की परीक्षा में, 12th की परीक्षा में आजकल हर साल लड़कियां लड़कों से बाजी मार ले जाती हैं ज़्यादातर वक्त। लड़के ऑफेंड ना हो इस बात से, पर ये एक फैक्ट। इसके अलावा अगर मैं अपने खुद के स्कूल के एग्जाम्पल दूंगा तो मैं देखता हूँ कि हर क्लास में ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट, हर तो नहीं बोलूँगा पर ऑलमोस्ट सारे क्लासेस में गर्ल्स का परफॉर्मेंस बॉयज़ का परफॉर्मेंस जनरली बेटर ही रहा है, यह रहता है। तो ये बात है, लड़कियों को अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो वो अच्छा कर रही है, आगे बढ़ बढ़ के कर रही है। इसके अलावा वर्किंग वीमेन अब हमको देखने को मिल रहा है। पहले वर्किंग वीमेन एक ऐसा कंसेप्ट था जो इंडिया जैसे समाज में बहुत कॉमन नहीं था, बहुत अजीब माना जाता था। लेकिन अब लड़कियों को भी काम करने का मौका मिल रहा है। यहाँ पर हम लोग थोड़ा देर रुक के वर्किंग वीमेन को डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। सो वीमेन हु अर्न मनी फॉर देयर फैमिली आर वर्किंग वीमेन। यानी ऐसी औरतें जो अपने घर के लिए कुछ कैरियर अपना बना के अपने कुछ पैसा इकट्ठा कर सकती हैं, पैसा कमा सकती हैं, उनको वर्किंग वूमेन कहते हैं। ठीक है। और क्या चेंजेस हुआ फैमिली स्ट्रक्चर में? यंगर जनरेशन हायर स्टडीज़ के लिए अब ज़्यादा फ्रीक्वेंटली बाहर निकल रहे हैं। ये बहुत कॉमन ये हो गया। पहले 4-10 फैमिली में कोई एक आदमी बाहर जाता था पढ़ने के लिए, अब ये ट्रेंड हो गया है कि सब लोग बाहर जाते हैं। जो भी थोड़ा सा भी जिसको पढ़ने में ज़्यादा इंटरेस्ट है तो फिर वो बाहर जाके अपने पढ़ाई पूरी करना चाहता है ताकि बेटर एजुकेशन मिले। लड़कियां, ये तो कॉमन है, हर हर युग में ये होता है कि शादी के बाद लड़कियां अपने ससुराल चली जाती हैं। तो जो ससुराल जाती हैं तो वो एक नया घर जाके अपने ससुराल में बसाती है, तो उनका ससुराल का फैमिली स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है और उनका मायके का फैमिली स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। जब जवान लोग पढ़ने के लिए या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए बाहर निकलते हैं तो फिर उनका फैमिली स्ट्रक्चर चेंज होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक घर में 2 बेटे हैं जिसमें से एक बाहर निकल गया काम करने के लिए, तो जो ज्वाइंट फैमिली था वो अब न्यूक्लियर फैमिली में बदल गया, है ना, बिग न्यूक्लियर फैमिली में बदल गया। तो ये सब फैमिली स्ट्रक्चर में चेंजेस इन सब वजह से होते हैं। घर में जब किसी बेबी का जन्म होता है तो भी फैमिली स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। सपोज कीजिए एक फैमिली है, एक न्यूक्लियर फैमिली है जिसमें माँ बाप के अलावा 2 बच्चे हैं, एक और जब तीसरा बच्चा आया तो 3 बच्चे हो गए, तो अब वो एक स्मॉल न्यूक्लियर फैमिली से एक लार्ज न्यूक्लियर फैमिली बन गया। तो इन सब वजहों से फैमिली स्ट्रक्चर हमारे समाज में चेंज हो रहा है और आगे भी नए नए चेंजेस, जैसे जैसे नए ट्रेंड्स आएंगे चेंजेस होते रहेंगे। वी कंप्लीट दिस चैप्टर। तो आप लोग इस चैप्टर को पढ़ लेंगे। आपका होमवर्क रहा है इस चैप्टर का थॉरो रीडिंग लगाना। इसके अलावा इस चैप्टर के ये जो प्रेजेंटेशन मैंने बनाया है, इसका पीडीएफ डॉक्यूमेंट मैं आपसे शेयर करूंगा, तो आप इस नोट्स को भी पढ़ लेंगे। इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस को आप अपने फेयर कॉपी में, ईवीएस के फेयर कॉपी में लिख लेंगे। और प्लस चैप्टर के एंड में जो एक्सरसाइजेज हैं, पर्टिकुलरली कम से कम जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस या फिल इन द ब्लैंक्स या ट्रू फॉल्स है उसको तो कर ही लेंगे। शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस भी करने की कोशिश करेंगे और फिर 2-3 दिन के बाद मैं इसका क्वेश्चन आंसर भी आपसे शेयर करूँगा। तो रीडिंग जरूर लगाइएगा इस चैप्टर का। पीडीएफ से नोट्स को पढ़ लीजिएगा और उसके अलावा उस नोट्स को, इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस को कॉपी कर लीजिएगा।
और अभी तो चूंकि ऐसा वक्त आ गया है कि होमवर्क चेक कर पाना मुमकिन नहीं है, तो आप ऐसा नहीं समझिए कि सर तो चेक करने वाले नहीं है होमवर्क, तो बना के क्या फ़ायदा। तो इसमें आपका ही नुकसान होगा अगर आप ऐसा सोचेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा होमवर्क को कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए। बाद में तो मैं क्वेश्चन आंसर सबका शेयर कर ही दूंगा, और आप जब अपने से करने की कोशिश करेंगे तो ज़्यादा सीखेंगे। तो विद दिस आई एम साइनिंग ऑफ। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।